क्या कर रहे हैं, GSTR 1 फाइल करनी है। GSTR 1 की जो डेट होती है वो मैंने आपको बोल दिया 11th होती है ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो सबसे पहले जब भी आपने GSTR रिटर्न देखनी है, GSTR 1 की रिटर्न फाइल करनी है, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए क्लाइंट का। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे हम, GSTR 1 का इंटरफेस ऐसे होता है बिल्कुल कि भाई GSTR 1 अगर आपने भरनी है, स्टेटस यहाँ पे क्या आ रहा है, फाइल स्टेटस आ रहा है। तो GSTR 1 में क्या क्या डिटेल्स होती है, B2B की, B2B सेल, B2C सेल, एक्सपोर्ट सेल, नील रेटेड सेल, एग्जम्प्टेड सेल्स, वो सारी होती हैं। ठीक है ना। जब हम इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन होती है रिटर्न फाइल करने के लिए ऑफलाइन मोड से। कैसे, यहाँ पे लिखा होता है ऑफलाइन मोड और यहाँ पे ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड। तो दो तरीके से आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से। ऑनलाइन मोड में क्या है, गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटी प्रोवाइड किया, ऑनलाइन क्लिक करो, जिसके मान लो 5 इनवॉइसेज है, 10 इनवॉइसेज है, हर एक जो वो है सेलर है, उसकी लाखों में तो सेल नहीं होती, कईयों की कम में भी होती है, तो वो ऑनलाइन मोड से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ये फाइल्ड है। जब हम GSTR 1 फाइल कर देंगे तो स्टेटस आ जाएगा यहाँ पे फाइल का। ठीक है बेटा, अब आगे देखो नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड्स हमने करने होते हैं फाइल, जब GSTR 1 की डिटेल फाइल करनी है। जो मैंने इतनी देर में आपको बताया, प्रैक्टिकली आप क्या फाइल करोगे, GSTR 1 में B2B की सेल्स क्या है, यहाँ पे B2B स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी आप सेल कर रहे हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या हैं, जो सरकार ने बनाए हुए हैं, जहाँ पे टैक्स जो है आपके ऊपर नहीं लगता। अगर आप उस जगह पे काम कर रहे हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आगे क्या है, ये सारे इनवॉइसेस जो थे, 33 इनवॉइसेस थे, तो ये सारे डाले हुए हैं यहाँ पे हमने। ठीक है, ये ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड दोनों को ही आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, B2C लार्ज, अगर आपका 2.5 लाख रुपए से ऊपर का इनवॉइस है, ठीक है ना, तो आपको B2C लार्ज में आपको शो करना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस का मतलब क्या है, जो नील रेटेड होते हैं यहाँ पे, इस पर्सन का कोई भी यहाँ पे एक्सपोर्ट इनवॉइसेस नहीं था, अगर होता तो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 33 इनवॉइसेस है, यहाँ पे भी एक इनवॉइस जनरेट हुआ था, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस आउट ऑफ इंडिया, जो आपने सेल कर रहे हो सामान को। ठीक है, और उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना। B2C इनवॉइसेस, ये मैंने आपको बता दिया कि जो भी सरकार को मेजर रिवेन्यू मिलता है वो B2C इनवॉइसेस के अकॉर्डिंग मिलता है। और यहाँ पे हमने पर इनवॉइस डिटेल नहीं देनी होती, पर इनवॉइस डिटेल नहीं देनी होती। क्लियर हो गया यहाँ पे हमने, जिस तरह मान लो मैंने पंजाब टू पंजाब जो भी सेल करी, ठीक है, उसकी डिटेल मुझको देनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, या जो भी मैंने कहने का मतलब है यहाँ पे सेल करी है, वो सारी उस सभी चीज़ों की डिटेल देनी पड़ेगी। नेल रेटेड सप्लाईज जो है, जिसके ऊपर GST नहीं लगता है, वो चीज़, जैसे कि एग्जांपल है, हम कह सकते हैं कि भाई नेल रेटेड के अंदर एक तरह से हम कह सकते हैं पेट्रोलियम, उसके ऊपर तो नहीं लगता, हमारा GST नहीं लगता। ठीक है ना, उसकी डिटेल हमें यहाँ पे सारी देनी पड़ेगी। ठीक है, और भी कई चीज़ें हैं जिनके ऊपर GST नहीं लगता है। ठीक है ना, तो उन सभी चीज़ों की हमें डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, डेबिट या क्रेडिट नोट, ये क्या होते हैं, मान लो डेबिट और क्रेडिट नोट के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये परचेजर है और ये क्या है, सेलर है। ठीक है ना, अब क्या हुआ, सेलर ने इसको सामान बेचा। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इसने अपनी बुक्स के अंदर क्या लिख लिया कि मैंने जो ये परचेजर है, ये राम परचेजर है, मैंने इससे पैसे लेने हैं। ये पर्सन अपनी बुक्स में ये लिखेगा ना कि मैंने राम से पैसे लेने हैं। लेट्स सपोज करो इसने पैसे लेने हैं, 10,000 रुपये लेने हैं। कितने लेने हैं, 10,000 रुपये लेने हैं। ठीक है, बट राम के पास जब ये सामान गया तो उसको 1,000 रुपीज का, 1,000 रुपीज का जो प्रोडक्ट था, यानी 10,000 में से 1,000 रुपये की जो चीजें थी पसंद नहीं आई, नहीं पसंद आई, तो वो उसको क्या करेगा, वापिस कर देगा। तो ये क्या होगी, सेल रिटर्न होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके पास सामान आ गया, पहले जो इसने इसको डेबिट किया हुआ था, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इसको डेबिट किया हुआ था, डेटर बनाया हुआ था, जिस बंदे से पैसे लेने होते हैं उसको मैंने लिखा होता है कि मैंने आपसे पैसे लेने हैं, लेकिन अब मैंने उस राम से कितने पैसे लेने हैं, 10,000 माइनस 1,000 माइनस 1,000 रुपीज, तो ये कितना हो जाता है, 9,000 ही नेट में लेने हैं मैंने उससे। कितने रुपए लेने हैं, 9,000 रुपीज ही लेने हैं कि नहीं लेने हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये पहले इसको डेबिट किया हुआ था, ठीक है, अब क्या करेगा, ये क्रेडिट नोट बनाएगा,
ये पर्सन क्रेडिट नोट बनाएगा, ये बड़े ध्यान से ध्यान रखना, ये क्रेडिट नोट बनाएगा कि भाई मैंने राम को क्रेडिट कर दिया इतने अमाउंट से, मैंने क्या कर दिया, मैंने राम को क्रेडिट कर दिया। जो राम है, ये जो सेलर की बुक्स होंगी, इन द बुक्स ऑफ सेलर, इन द बुक्स ऑफ सेलर, ये क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड का मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पे लिखा हो ना क्रेडिट या डेबिट नोट, ठीक है ना। अब जो ये सेलर होगा, सेलर ये कौन है इस केस में, राम है। तो राम क्या है? अब सॉरी, ये हाँ, राम सॉरी डेटर है। हम यहाँ पे सेलर का नाम ले लेते हैं मोहन। तो मोहन ने क्या किया, मोहन ने सेल करी थी सामान, ठीक है ना, राम को। राम ने क्या किया, पर उसके सामान पसंद नहीं आया, 10,000 में से 1,000 रुपए का। सबसे ज्यादा इस चीज के ऊपर वो आते हैं, नोटिस आते हैं, डेबिट या क्रेडिट नोट आपने बुक्स के अंदर लिखे हैं कि नहीं लिखे हुए। अब उसने क्या किया था, राम से 10,000 रुपए लेने थे, लेकिन 10,000 की जगह 1,000 रुपए की गुड्स वापिस आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं उसके पास। तो उसने क्या लिखा, राम को उसने क्रेडिट नोट इशू कर दिया। क्या इशू कर दिया, मोहन विल इशू, इशू क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट, कि भाई मैंने आपको क्रेडिट कर दिया है, किसको, मैंने राम को क्रेडिट कर दिया है, क्लियर हो गया। और राम क्या लिखेगा, पर अभी मैं राम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जा रहा, अगर मैं राम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे समझाने लग गया, वो डेबिट नोट बनाएगा, ठीक है ना। बट वो मैं छोड़ देता हूँ अभी आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। पर मैं इंटरव्यू क्वेश्चन अभी आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो B2B के जितने भी हमारे डेबिट या क्रेडिट नोट होंगे वो यहाँ पे डलेंगे। यहाँ पे एक डला हुआ है कि नहीं डला हुआ, ये रियल लाइफ जो GST रिटर्न है वो बता रहा हूँ आपको। उसके बाद क्या है, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड का भी आ जाएगा डेबिट या क्रेडिट नोट के बारे में, ठीक है। अगर आप एडवांस रिसीव करते हो, क्यों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो कि जो पर्सन सर्विस गुड्स है, गुड्स के केस पे अगर आप कोई एडवांस रिसीव करते हो तो उसके ऊपर GST नहीं लगता। ये प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चन है। आप कोई भी गुड्स बेचते हो, क्या गुड्स, गुड्स का मतलब है सामान बेचते हो, और आपको मान लो पैसे एडवांस में मिल जाते हैं। मान लो 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, आपने 5 लाख की चीजें बना के देनी है, वो 5 लाख के लिए उसने क्या कर दिया, आपको 1.5 लाख रुपए एडवांस में दे दिए, एडवांस में दे दिए। बट उस 1.5 लाख के ऊपर आपको टैक्स जब आप इनवॉइस इशू करोगे तभी पे करना है, क्योंकि वो गुड्स हैं, गुड्स के ऊपर सरकार ने क्लियरली बोला हुआ है जो एडवांस आप रिसीव कर रहे हो उसके ऊपर आपने टैक्स नहीं देना। बट जो सर्विसेज का केस होता है, क्या सर्विसेज का केस होता है, सर्विसेज के केस में अगर आप एडवांस रिसीव करते हो ना, तो आपको एडवांस के ऊपर भी टैक्स पे करना होता है। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, आप में से मान लो कोई पर्सन बिल्डर्स के पास चले गया एज अ और चेक करने के लिए, क्योंकि आप सबने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बनना ही बनना है, ठीक है ना। कईयों ने डिफरेंट कंसल्टेंट भी बन सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल। आप किसी बिल्डर के पास चले गए, बिल्डर जो है, बिल्डर का जो घर बिकता है वो इंस्टॉलमेंट्स में पैसे आते हैं कि नहीं आते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में पैसे आते हैं। तो वो कैसे काउंटिंग करते हैं, उनका घर बिकने में, तो मान लो एक घर उन्होंने बेच दिया, पैसे तो उनके पास पहले क्या होता है, एडवांस। आप जैसे लोग एज अ कस्टमर, क्या एज अ कस्टमर मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, इसको रैप कर दूं, ठीक है। क्योंकि बिल्डर की अकाउंटिंग आप सारी उम्र एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय पैसे कमाओगे, ठीक है, और एक अच्छा घर लोगे, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ रुपए का, तो आपको बिल्डर की अकाउंटिंग तो पता होनी चाहिए। बिल्डर किस तरह के होते हैं, बिल्डर किस तरह से रिटर्न भरते हैं। आपने कल को मान लो GST कंसल्टेंट बनते हो, या GST में काम करते हो, टैक्स में काम करते हो, बैंकिंग में काम करते हो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें तो पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए, तो वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बस इसके बाद मैं आपको वाइंड अप ही कर दूंगा चीज़ों को। जैसे कि एक बिल्डर है, कस्टमर आया। अब ये सीखना कि प्रैक्टिकल लाइफ, और ये आपको तभी कोई बंदा बता सकता है चीज़ें जिसने प्रैक्टिकली किया होगा। जो थ्योरी है वो आपको सिर्फ बुक्स का बताएगा। अब कस्टमर आ रहा है, बिल्डर के पास जा रहा है, ये कितने का इसका वो है, घर है, 1 करोड़ रुपए का।
ठीक है। पर क्या वो पैसे 1 करोड़ रुपए ऑन द स्पॉट ले लेता है? अगर आपके पास है तब भी नहीं आप दोगे? दोगे कि नहीं दोगे? 1 करोड़ रुपए नहीं दोगे ना। आप यही कहोगे यार मैं तो लोन कराऊंगा बैंक से और उसके बाद ही इंस्टॉलमेंट में ये घर लूंगा, या मैं इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकता हूँ आपको, चाहे मेरे पास 1 करोड़ रुपए भी होंगे, कोई नहीं निकालता एक टाइम पे। या 2 करोड़ का घर है, तो बिल्डर ने क्या कहा, इसकी आप स्टार्टिंग में मनी दे दो मुझे 10 लाख रुपीज और बुकिंग करा लो। पर रियल लाइफ में क्या होता है, बिल्डर जो होते हैं उनके प्रोजेक्ट्स आते हैं, आज की डेट में प्रोजेक्ट्स आते हैं। वो ऐसा तो नहीं होता कि आप गए और एकदम ही वहां पे आपको घर मिल गया और आप वहां पे रहने लग गए। वो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, आप प्रोजेक्ट में अपना एक मकान क्या होता है करवाते हो, ठीक है ना, अपने नाम पे लेते हो, फिर उसको बनने में भी टाइम लग जाता है। एक डमी घर जरूर इन्होंने बनाया होता है, एक यानी आप कह सकते हो स्टार्टिंग के लिए एक आपने एक घर बनाया होता है उन्होंने, कि इस तरह का आपको एक घर है, उस घर में यानी इस तरह का आपको एक घर मिलेगा जहां पे भी प्रोजेक्ट होता है। ऐसे ही होता है कि नहीं होता रियल लाइफ में? फिर आप उसको देख के आगे इसको इंस्टॉलमेंट्स में पैसे पे करते हो। वो कहते हैं कि 10 लाख अब दे दो, 3 महीने के बाद 20 लाख दे देना, ठीक है। और उसके बाद क्या है, फिर 3 महीने के बाद 30 लाख रुपए दे देना, यानी आफ्टर कुछ टाइम पीरियड के बाद ऐसे। और फाइनल जब अमाउंट होगा, जब फाइनल रजिस्ट्री होगी आपके नाम पे, बाकी रिमेनिंग अमाउंट मुझको बाद में दे देना 40 लाख रुपीज, या मान लो 30 लाख या 20 लाख रुपीज आफ्टर रजिस्ट्री हमें दे देना, ठीक है। और तब आप आके बैठ जाना। ऐसे ही होता है ना, एकदम तो घर नहीं बने होते, ठीक है ना। अब सरकार क्या कहती है, बिल्डर्स जो है सरकार ने ना देखो हर तरीके से उसने जो भी लूप होल्स है उसको कवर करना है, खत्म करना है, या उसने अपना रिवेन्यू बढ़ाना है, प्रॉफिट ही बढ़ाना है। वो किसके थ्रू बढ़ाएगी? आप जैसे लोगों के थ्रू, क्योंकि आप लोगों ने ही तो जॉब्स करनी है, सरकार के पास जॉब्स ही करनी है। तो आपको जब तक कॉन्ट्रैक्ट या लॉ जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, जब तक आपको चीज़ें नहीं पता होंगी, ठीक है ना। क्योंकि जब हम भी जाते हैं डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, ये इस तरह की वर्कशॉप्स करते हैं वहाँ पे, तो उनको भी तो चीज़ें समझा के ही आते हैं कि ये ऐसे करनी है, ऐसे करनी है। तभी उनको भी पता लगेगी कि नहीं पता लगेगी। अब जिस पर्सन ने 25 साल वैट किया है, ये तो फैक्ट है, जिसने 25 साल वैट के ऊपर ट्रांजेक्शन के ऊपर वो लगाए हैं, नोटिस दिए हैं या चेक किए हैं, ट्रांजेक्शन की हैं, वो जीएसटी में एकदम आएगा तो वो तो परेशानी होगी।